एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान यह समस्या का जन्म होता है। और वो जन्म जिस तरीके से ब्रिटिश संरक्षित राज्य बनता है और उसके बाद में शुरुआत होती है, असल में वहां पर दो तरह का है। जो मैदानी और वैसा इलाका है वो मैतेई के पास है, वहां पर ही सारे काम धंधे और सब कुछ होते हैं। पहाड़ी इलाकों में बाकी काम धंधा होता नहीं था, बेचारे किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। हर जगह जहां कहीं भी पहाड़ है, आप देख लीजिए, पहाड़ के इंटीरियर में रहने वाले लोग बड़ा कठिन जीवन जीते हैं। अब आ जाता हूं कि जब 21 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय होता है, 1947 की जो लोग बात करते हैं मूर्खता की बात करते हैं, क्योंकि 1947 को मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं था। वो 21 अक्टूबर 1949 को भारत का हिस्सा बना, और जब हिस्सा बना उस समय वो सुलग रहा था, यह नहीं है कि वो था। बहरहाल पंडित नेहरू के प्रयासों से वहां शांति स्थापित हुई। शांत रहिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। आप प्रोफेसर नहीं, आप स्टूडेंट ज्यादा नजर आते हैं। सुन लीजिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, प्रोफेसर बनिए। सुनना सीखिए भाई, तमीज है नहीं, प्रोफेसर बने घूम रहे हैं, तो सुन लीजिए। तो अपने चाचा को आपको तमीज नहीं है। आप दोनों बहुत सीनियर है, प्लीज पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट में मत जाइए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। आप दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो चुप रहिए। नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट प्लीज, नो पर्सनल कमेंट। फिर उसके बाद में 23 अक्टूबर 1949 को जब इंदिरा गांधी मणिपुर आई, और उसके बाद में उन्होंने मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुर को हक देने की बात करी और शांति के साथ में राज्य का बनाने की कोशिश करी, पथराव हुआ, इंदिरा जी को खुद चोट लगी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह नहीं किया कि जनता का कहीं पर भी कोई वो करे। उन्होंने शांति से हल निकालने की कोशिश की और शांति स्थापित हुई, और उसका नतीजा ये हुआ। फिर उसके बाद वो जब 16 फरवरी 1970 को वहां गई, तो फिर उन पर हमला हुआ कि राज्य की बात करी गई, पूर्ण राज्य की। तो इंदिरा गांधी ने 1972 में वहां पर राज्य बनाया। जब राज्य बनाया तो मैतेई राज्य के स्वयंभू राष्ट्रपति थे, खुद को राष्ट्रपति कहते थे, डब्लू तोम्बा ने जो किया, उसका नतीजा यह हुआ कि मैतेई हिंसक थे, कुकी हिंसक नहीं थे। और 1977 में जब सरकार बदली, उस समय 1977 से 1980 के बीच में वो आतंकवादी संगठन बने जिन संगठनों ने वहां पर आग लगाई। यानी 77 से 80 के बीच में बने संगठनों ने आग लगाई, जिन्हें आरएसएस ने जन्म दिया। शुक्ला जी, आरएसएस ने जन्म दिया। अरे शुक्ला जी, कुछ तो आरएसएस ने वहां आग लगाने का काम किया। उसके बाद अजय शुक्ला सर, श्रीमती गांधी दोबारा आई जी, अजय शुक्ला सर, मेरा एक सवाल है आपसे। ने उस पर कड़ा एक्शन लिया जी, और शांति स्थापित हुई जी। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद फिर राजीव गांधी के समय समुदाय होते अजय शुक्ला जी, एसपी ऑफिस पर जो हमला हुआ है बहुत लंबा हो गया सर, 1949 से लेकर आ रहे हैं, बहुत इंदिरा गांधी जी से लेकर लगातार यहां तक आ गए। मैं तो 2024 की बात कर रहा हूं। 2012 में, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए। 2012 में अनुसूचित जनजाति मांग समिति एसटी डीसीएम के नेतृत्व में मैतेई समुदाय ने एसटी की स्थिति की मांग की थी। क्या स्टैंड था इस पर यूपीए गवर्नमेंट का? मैं वही बता रहा हूं आपको, समस्या बता रहा हूं कि उस स्थिति में जब शांति स्थापित हो गई, तो उसके बाद में 1996 के बाद फिर वहां पर हिंसा पनपाने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो 2005 में पहली बार इस पर और मजबूत प्रयास हुआ, और उसके फिर 2008 में हुआ, और उसके बाद में आकर के ये तय हुआ कि जो मैदानी इलाके में रहते हैं उनको वो नहीं मिलेगा और उनको मिलेगा।
तो जब ये चीज का फैसला हो गया, शांति स्थापित हो गई, तब आग लगाने का काम कहां शांति स्थापित हो गई? 2012 में किसकी सरकार थी जिसने एसटी दर्जे की मांग की थी? 2012 में किसकी सरकार थी जिसमें एसटी दर्जे की मांग की गई थी? आपने शांति करवा दी मणिपुर में। मणिपुर कभी शांत रहा ही नहीं। मणिपुर, शुक्ला जी, कभी शांत रहा ही नहीं। मैंने आपसे पूछा एसटी दर्जे की मांग की गई थी, इस पर यूपीए गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था? मैं कह तो रहा हूं मैतेई समुदाय को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए एसटी का दर्जा? फैसला हो गया, और जब फैसला हो गया तो अरे किस आधार पर फैसला हुआ? कुछ तो रीजन रहा होगा। आपने 60% आबादी को 10% एरिया में समेट दिया, 90% का एरिया 30% पीपल को दे दिया, और वहां पे वो लोग जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं। विवेक जी, जबकि मैतेई समुदाय कौन सी भाषा कहता है? आप मुझे यही बता दीजिए। चलिए, विवेक, एक मिनट मुझे दीजिएगा। मैतेई समुदाय कौन सी भाषा कहता है? वही उसके मैतेई समुदाय, शुक्ला जी, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है? वो अधिकार दिए गए। इन्होंने ईसाई और मणिपुर में अजय सर सिंपल सी एक लाइन की बात है। मणिपुर में मैतेई समुदाय कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है? मैतेई समुदाय मणिपुरी बोलता है, तो मणिपुर का वही होगा ना जो मणिपुरी बोलेगा। अरे क्या बात करते हैं? या फिर जो चाइनीज बोलेगा वो मणिपुर में आके बसेगा, जो म्यांमार की भाषा बोलेगा वो मणिपुर का नागरिक हो जाएगा और उसको अधिकार मिल जाएंगे। और मैं कहता हूं ये तो 371C को हटाया जाना चाहिए। ये जो विवाद का जड़ है 371C है, इसी को हटाइए, जैसे 370 हटाया आपने। अजय सर, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं तो कहता हूं हटाइए सर, कहां सहमत हैं? 371C हटाइए, और इसके बाद ये मामला सॉल्व होगा। आप इसे सहमत नहीं है? कपिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं? राजन जी, उसके बाद रमनीश आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक जी, इनके पूरे एनालिसिस में कहीं चीन का नाम नहीं आया कि चीन इस इलाके में क्या करता है। कहीं ये नाम नहीं आया कि जो बांग्लादेशी वहां पे इनके कानों के अंदर घुस के और बस गए, उनका नाम कहीं नहीं आया। चर्च वहां पे क्या रोल प्ले करता है उसका नाम नहीं आया, और जो आरएसएस वहां पे कभी एग्जिस्ट नहीं करता था उसका नाम आ गया। ये जो तमाशा है, आग लगाई है जाके प्रोफेसर साहब, उस आरएसएस ने ही आग लगाई है जाके। जी हाँ, आरएसएस आग लगाता है। आपका तो शांति दूत है ना, जो विदेश में जाकर के 2012 में आपका तो शांति दूत है ना। सोरोस के में जो चलता है चर्च 1800 वहां पर चर्च 1800 करता है वो शांति। देखिए मामला अधिकार क्षेत्र का है और हफीम की खेती का है। सीधा सीधा बता रहा हूँ, मामला अधिकार क्षेत्र का और हफीम की खेती का है। मैं राजन सर के पास जा रहा हूँ, उसका रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। एक एक करके देखिए, इसमें आपस में लड़ने से बात नहीं बनेगी। बात 371C की कर रहा हूं राजन सर। 371C जो मणिपुर के आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों को प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है, यह डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला है। वही डिस्क्रिमिनेशन जो राज्यों के बीच में भेदभाव और फर्क करता था 370 के हिसाब से जम्मू कश्मीर में। सर कोचर सर, कोचर सर, एक बार आपका माइक चेक कीजिएगा प्लीज। देखिए विवेक जी, अगर कोई भी स्टेट में आप शांति चाहते हैं, एक वो स्टेट में आपको समानता लानी पड़ेगी। और जब तक आप एक समानता नहीं लाएंगे, डिस्क्रिमिनेटरी आपकी पॉलिसीज आपकी रहेंगी या आपके कानून आपके डिस्क्रिमिनेटरी रहेंगे, आप दो समुदाय के बीच में कभी भी शांति का एक वातावरण पैदा नहीं कर सकते। अभी देखिए, हम इस डिबेट को एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हम हिस्ट्री में चले गए हैं, हम इसको जस्टिफिकेशन में चले गए, एक दूसरे को अपने बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुद्दा एक दूसरे को डिफेंड करने का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा एक दूसरे को बचाने का नहीं है। ये मुद्दा है कि मणिपुर को कैसे शांत किया जाए, और ये जो हालात हैं आज मणिपुर में, इसको कैसे सुधारा जाए, वो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए आज के दिन। बिकॉज ये एक बहुत ही क्रिटिकल और एक ऐसे स्टेज में इसको चला गया कि मैं
समझता हूं कि अगर हम मणिपुर को शांत नहीं करेंगे तो हो सकता है कल मिजोरम में भी ऐसी आग फैल जाए, जो ऑलरेडी इंडिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं। और नागालैंड में जो NSCN-IM ने भी धमकी दी है उसको वहां से कि हम आपकी एग्रीमेंट को भी तोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके के अगर आप सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को अगर आप बढ़ावा देंगे तो भारत का तो विभाजन ही होता रहेगा। तो इसीलिए, और आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट समझनी है कि भारत की सिक्योरिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ ईस्ट में जो आज बांग्लादेश के हालात हैं और म्यांमार के हालात हैं, वो